तुम साथ हो जो मेरे दुनिया को दिखा देंगे। हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। संविधान का क्लास चल रहा है और नागरिकता पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। ठीक है, नागरिकता पढ़ा रहे हैं। आप भी कहेंगे का ही सुबह 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 मतलब कि पहले पहले आके यही बोल दिए। इसी तरह रील्स हम भी देख रहे थे तो उसी में आ गया था। ठीक है, नागरिकता नागरिकता पढ़ा रहे हैं हम। भाग 2 में आता है ये। भाग 2 में आता है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। ठीक है, हमने बता दिया है आपको 5 से लेके 11 तक। आर्टिकल 5 में क्या है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 से कहता है कि पाकिस्तान से जो भारत आया हो 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो दस्तावेज लगेगा। ठीक है, फिर अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहा हो तो उसके लिए भी आर्टिकल 6 का प्रयोग होगा। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर उस समय संविधान के प्रारंभ में कोई विदेश में रह रहा होगा तो उसके बच्चों को नागरिकता कैसी दी जाएगी, तो उसके बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी अगर कोई विदेश में है तो, और उसकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आपने स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता यथास्थिति बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम न करें। आर्टिकल 11 का कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून जो बनाएगा वो हमारी भारत की संसद बनाएगी, और संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। समझ में आया? कितना समझ में आ गया? तो आर्टिकल 11 का प्रयोग करते हुए हमारे भारत की संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लाया था। तो पहली बार अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में। 5 प्रकार से नागरिकता देने की बात की गई थी और 3 प्रकार से नागरिकता लेने की बात की गई थी। 3 प्रकार से कौन था? बर्खास्त था, वंचित था और परित्याग था। ठीक है, ये 3 प्रकार से आपकी नागरिकता ली जा सकती है और 5 प्रकार से दी जा सकती है। वंश है, जन्म है, पंजीकरण है, ठीक है, देशीकरण है और भूमि अर्जन है। ठीक है, क्या है? भूमि अर्जन। ठीक है, ये 5 जो प्रकार है इसके आधार पे हम जो है आपको नागरिकता दे सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? ठीक, तो ये जो है हम आपको सब बता दिए। बर्खास्त भी बता दिए, वंचित भी बता दिए, परित्याग भी बता दिए, वंश भी बता दिए, जन्म भी, पंजीकरण भी, देशीकरण भी, भूमि अर्जन भी। वंश में बताएं कि कोई विदेश में रह रहा हो, ठीक है, लेकिन उसके पहली बार जब ये बनाया गया 1955 में तो कहा गया कि जो वंश का आधार होगा वो पिता होगा। भले उसकी पत्नी विदेश की है लेकिन उसका जो पिता होगा भारत का होना चाहिए। लेकिन ये चीज सुझा 1992 में। क्यों सुझा? क्योंकि सानिया मिर्जा तो भारत की हैं, तो शादी करनी विदेश में, तो क्या उनके पास अधिकार नहीं है? प्रियंका चोपड़ा भारत की शादी कर ली वहां पे, तो क्या उनका अधिकार नहीं है? सिर्फ भारत के पुरुषों को अधिकार है कि वो विदेश महिलाओं से शादी करो, उनके बच्चों को नागरिकता मिले। तो इस चीज का विरोध हुआ और ये संशोधन हुआ 1992 में। ठीक है, 1992 में संशोधन हुआ। फिर वंश का आधार जो है माता और पिता दोनों का हो गया। ठीक है, फिर ये संशोधन हुआ और इसमें कहा गया कि देखिए अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भारत का विदेश में शादी करता है तो 1 साल के अंदर वो अपने बच्चों का जो है हमारी एम्बेसी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दे कि देखिए ये हमारे बच्चा है, ठीक, अब इसे भारत की नागरिकता मिलना है, तो हम जो है आपके यहाँ का रजिस्ट्रेशन करा दिए। अगर वो नहीं कराएगा तो भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी उसे। ठीक है, ये 2003 के आधार पे। ये था वंश का आधार। जन्म का आधार क्या था? ठीक है, आपको जो है बाय बर्थ कैसे मिलेगी? हम जन्म के आधार पर देंगे। ठीक है, ये चीज हमको बताए थे। ठीक, पंजीकरण बताए थे, देशीकरण बताए थे, भूमि अर्जन बताए थे। ठीक है, समझाएगा? जैसे ये जो जन्म वाला है, जन्म वाले में कि हम पहले 1955 में जब बना तो ये कहा गया कि भारत में कोई पैदा होगा तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, 1955 में जब जन्म वाला बना तो इसमें कहा गया कि भारत में कौन पैदा हो जाए, कहीं से भी आके पता कर दे, हो जाएगा बच्चा यहाँ का। ठीक है, लेकिन ये चीज फिर 1986 में संशोधन करना पड़ा भारत सरकार को। ठीक है, उसमें ये कहा गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा कोई भी आके पैदा कर ले। ठीक, अब दोनों में से माता पिता में से कोई तो भारत नागरिक हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले कोई भी था, कोई भी कर ले। ठीक है, लेकिन 1986 में जब संशोधन किया गया तो ये बताया गया कि नहीं, कोई भी नहीं, कोई ना कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फिर संशोधन किया गया। ठीक, उसके बाद फिर संशोधन किया गया तो ये कहा गया कि देखिए एक जो है भारत का नागरिक हो, दूसरा जो है उसके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो विदेश वाला है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम आपको समझा चुके हैं।
ठीक, अब जो है हमें आपको समझाना है कि हम लोगों के यहाँ के लोग विदेश में भी तो गए हैं। आप ही इसी समय का अभी पीछे कुछ दिनों एक ही दो दिन पहले हम आपको जो पॉलिटी के नागरिकता संबंधित प्रावधान बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि हमारे यहाँ का डाटा है कि पिछले 2 से 3 साल में लोग 2.5 से 3 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया। 2.5 से 3 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को क्या किया है, छोड़ दिया है। तो उन लोगों ने क्यों छोड़ा नागरिकता? अब कोई तो रीजन रहा होगा उनकी नागरिकता छोड़ने का। ठीक है, आखिरकार भारत में उन्हें कुछ नहीं पसंद आ रहा है तभी तो उन्होंने नागरिकता छोड़ी ना, या जहाँ पे सेटल हुए वहां उनको कुछ पसंद आया होगा तभी तो वो वहां पे जा रहे हैं। क्या भारत में कुछ ऐसा नहीं, क्या ऑक्सीजन वहां पे दूसरी मिल रही है क्या, जो भारत में नहीं मिल रही है? ठीक है, हमारे भारत में जितनी जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिली है ना, उतना ऐठन चढ़ा है लोगों को। ठीक है, अब भाई भारत में देखिए ऐसी बात नहीं है, भारत में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जो भारत सरकार जिसे दूर नहीं कर पा रही है। अगर जिस दिन दूर करेगी लोग भारत के नागरिक बनेंगे। ठीक है, तो हमने सोचा कि जो लोग हमारे यहाँ से विदेश में जा रहे हैं, जो हमारे देश को पैसा कमा के दे रहे हैं, हम उन्हें क्या कहें? भाई जो 3-3 साल के लिए कमाने चले जा रहे हैं, हम उन्हें क्या कहें? ठीक है, तो उन सभी लोगों के लिए भारत सरकार ने बहुत दिन बाद सोचा। ठीक है, सन 2000 में विदेशी नागरिकों के विदेशी व्यक्तियों नागरिकता का प्रावधान, विदेशी व्यक्तियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, जो हमारे भारत के ही हैं लेकिन वो विदेश में जाके रह रहे हैं। ठीक है, कहाँ रह रहे हैं? विदेश में जाके, तो उनके लिए कौन सी नागरिकता का प्रावधान होगा? ठीक है, सन 2000 में भारत सरकार ने एक समिति बनाया जिसे कहते हैं एल एन सिंघवी समिति। ठीक है, एल एन सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी है, मनु सिंघवी जो है कांग्रेस के नेता है ना, उनके पिताजी हैं एल एन सिंघवी। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी सन 2000 में। भारतीय डायस्पोरा में विदेशों के लोगों को नागरिकता देने के लिए इस समिति को बनाया गया। ठीक है, कि हम विदेश के लोगों को नागरिकता में क्या दें। ठीक है, जो हमारे भारत के लोग हैं विदेश चले गए हैं उनको हम क्या कहें। ठीक है, इन्हीं के आधार पे इन्होंने सन 2000 में ही समिति बनी और सन 2000 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा। ठीक है, अपनी रिपोर्ट क्या किया, सौंपे, ये उसी समय बनी और अपनी रिपोर्ट सौंपे। ठीक है, जब ये रिपोर्ट सौंपे, इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पे आज भी भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये विदेश के है ना। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो आप इतना से दिमाग लगा सकते हैं कि हम किन्हें नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो लोग हैं भारत के, ठीक है, हम उन्हें नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। जो पहले भारत के थे लेकिन विदेशों में जाके सेटल हो गए, हम उन्हें नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनी तो यही सब बातें हुई। ठीक है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने कहा कि देखिए भैया, हम जो है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश है, हम उन देशों को छोड़ के बाकी 16 ऐसे देश हैं जिनके लिए हम विदेशी नागरिकों के लिए नागरिकता का संबंधी प्रावधान करेंगे। ठीक है, इनको छोड़ के 16 ऐसे देश हैं जिनके लिए हम विदेशी नागरिकता संबंधी प्रावधान करेंगे। ठीक है, इस समिति ने कहा, ठीक है, इस समिति ने कहा कि भैया हम ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी आए थे, उन्हीं के आधार पर जो इसको मनाया जाता है। ये पहले जो है 2015 से पहले ये जो है हर वर्ष मनाया जाता था। क्या होता था? हर वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद ये अब 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? हर 2 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, समझा गया? तो किस समिति ने? इस समिति ने जो है हमारे भारत में विदेशी लोगों को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किया था। ठीक है, हमारे भारत में हैं कौन से लोग? ठीक है,
एक तो है एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। अप्रवासी भारतीय नागरिक, अप्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है। अप्रवासी है भारतीय, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक, ये इन लोगों को कैसे नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। ये किसको बोला जाता है? कुछ लोग होते हैं, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो हम जब कह रहे हैं, जो मेरे टीचर थे, हम उनसे कह रहे हैं कि देखिए सर ये लोग भारत के ही नागरिक होते हैं, वो तुरंत बच्चों के क्लास में गूगल सर्च करा दिए कि देखिए भैया एनआरआई किसे बोला जाता है। हम के बाप रे बाप, क्या ही है आप बच्चों से गूगल करा रहे हैं, आप रियल चीज है उसको देख के नहीं आ रहे हैं। हाँ, जो रियल चीजें हैं आप उसको देख के नहीं आ रहे हैं। चीजें यही थी, फैक्ट वही था कि एनआरआई भारत के नागरिक है, लेकिन वो गूगल सर्च करा के हमको गलत बता दिए, ठीक है। हमने भी मान लिया भैया, ठीक है, ठीक है, हमें मालूम है आप कितना सही है, ठीक है, हमें मालूम है आप कितना सही है, हमें हमें मालूम है हम गलत हैं, ठीक है ना। आप भले आप कुछ कह लीजिए अपने आप को, लेकिन ऐसा थोड़ा था कि आप गूगल मार दें, मार दीजिए, गूगल चेक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो अप्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहेंगे, ठीक है। तो जो व्यक्ति भारत का नागरिक, वो तो भारत का, वह व्यक्ति जो भारत से लगभग 181 दिन, ठीक है, 6 मंथ या लगभग 181 दिन भारत से बाहर रह रहा हो, भारत से बाहर रह रहा हो, और वह गया हो पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। जो पढ़ाई के लिए गया हो, रोजगार के लिए गया हो, स्वास्थ्य के लिए गया हो, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भारत का व्यक्ति है, ठीक है, अगर वह विदेश में गया है, क्या किया है, वह विदेश में गया है और 6 महीने से ज्यादा विदेश में है, ठीक है, और उसके पास पासपोर्ट हो और वीजा हो, ठीक है, और वह 6 महीने से बाहर है, भारत से बाहर है 6 महीने से, ठीक है। जब वो 6 महीने से बाहर है तो उसे क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, एनआरआई, ठीक है, अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय। तो अब आपको समझ में आया, यानी आपके गांव में जो लोग कहते हैं विदेश है, दुबई है, सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, कुवैत है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो लोग हैं उन्हें क्या बोलते हैं आप? एनआरआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें आप? एनआरआई बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? उन्हें एनआरआई बोलेंगे। जो कमाने गए हैं कहाँ? विदेश में। जो शिक्षा के लिए कहाँ गए हैं? विदेश में। जो स्वास्थ्य के लिए कहाँ गए हैं? विदेश में। भी हाल ही में लालू यादव जो है आरजेडी के जो प्रमुख है वर्तमान समय में, उनका लड़का तेजस्वी यादव पहले मुख्यमंत्री रहा है इससे पहले, ठीक है, वर्तमान में हटा है सत्ता से, लेकिन हो सकता है 2025 में शायद लोग बोल रहे हैं उन्हीं की सरकार बने, खैर किसी की भी बने। जो लालू यादव थे वो भी गए थे अपनी लड़की के यहाँ, सिंगापुर में उनकी लड़की रहती है, ठीक है, वो जो है वहां पर थे, तो वहां पे वो चले गए थे दवा के लिए। अगर वो 6 महीने से ज्यादा रह जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय, ठीक है। जानते हैं ये अप्रवासी भारतीय हमें इनको क्यों कहना पड़ा? इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत के लिए, बहुत बड़ा योगदान है। 1998 में जब भारत ने परमाणु बम परीक्षण किया था ना, और भारत का परमाणु बम सफल हो गया था, ठीक है, तो अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगा दिया था, हमसे कोई व्यापार नहीं कर रहा था। उस समय हमारे भारत के 55 लाख एनआरआई लोगों ने 55 लाख एनआरआई लोगों ने भारत को पैसे कमा के दिया था। भारत की इकोनॉमी खड़ी रही। ये लोग इतना सहायता किए, और जानते हैं हम इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ये जो एनआरआई है ये हमारे भारत में विदेशी मुद्रा को बढ़ाते हैं, विदेशी मुद्रा को बढ़ाते हैं। जो डॉलर है, ठीक है, जो डॉलर है हम उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। ये जो है, जो एनआरआई लोग हैं ये हमारे विदेशी मुद्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है, और हम इनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम उनके लिए सिर्फ ये कहे हैं एनआरआई, ठीक है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक,
ठीक, तो एक चीज याद रखिएगा, ये हैं तो भारत के ही नागरिक, है तो भारत के नागरिक, लेकिन इनको वोट देने का बहुत पहले अधिकार नहीं था। अगर आप विदेश में हैं तो आप वोट देने का अधिकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने फिर कहा फॉर्म 6A के तहत प्रॉक्सी वोट, प्रॉक्सी वोट, ठीक है, प्रॉक्सी वोट डालने का आपको अधिकार। अभी हाल ही में अभी जो चुनाव 2024 का लोकसभा का चल रहा है, बिहार में एक पति पत्नी ने जो विदेश में रहते हैं लोग आके बिहार में वोटिंग डाल के गए हैं लोग, ठीक है। तो ये फॉर्म 6A के तहत प्रॉक्सी वोट डालने का अधिकार दिया गया। जो लोग हमारे भारत के नागरिक हैं लेकिन कंपनी काम कर रहे हैं वहां पे विदेश में, हमारे भारत को पैसा दे रहे हैं, उनकी जमीनें यहाँ पे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जो है प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार दिएगा फॉर्म 6A के तहत। ये पहले नहीं था, ठीक है, ये पहले नहीं था। अब जो है इनको ये अधिकार दिया गया है, ये राइट दिया कि नहीं भैया, अगर आपको जो है वोटिंग करना है, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत को पैसा कमा के देते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाते हैं, तो आप जो है हमारे भारत में वोटिंग आके कर सकते हैं। जबकि भारत सरकार को चाहिए, हमारे भारत का जो निर्वाचन आयोग है कहता है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का एक जो वोट है बहुत बहुमूल्य है। तो आप सोचिए कि आपको जो पैसा कमा के दे रहा है, आप विदेशी मुद्रा भंडार आपको बढ़ा रहा है, तो कम से कम आप अपनी कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि एक दिन के लिए अपनी एम्बेसी को उनके लिए वोटिंग डलवा दे, चाहे 2 दिन के लिए, जितने लोग आपके भारत के बाहर हैं, आप इतना तो करा सकते हैं ना कि एम्बेसी में जो है आप वोटिंग करवा दीजिए। अरे वहां की सरकार से बातचीत करिए, अपने यहाँ का समन्वय बनाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करिए ऐसा काम। ऐसा भी नहीं कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं वो अपने देश के लोकतंत्र के लिए 1 दिन वोटिंग ना करें। अरे ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे देश के व्यक्ति हैं, इजराइल जा रहे हैं मरने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है, 3-3 साल के लोग गए हैं, हरियाणा के लोग गए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग गए हैं इजराइल काम करने के लिए। सोचिए, वो लोग जान जोखिम में डाल के गए हैं, तो क्या वो 1 दिन के लिए भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए, जहां पे बेरोजगारी की इतनी समस्या है, क्या वो 1 दिन वोटिंग करने के लिए अपना छुट्टी नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती है। भारत सरकार अगर चाहती तो हो जाता, लेकिन चाहती नहीं है भारत सरकार। भारत सरकार क्या अपने एम्बेसी के पास पेपर लेके वोटिंग नहीं करा सकती है? हमारा निर्वाचन जो आयोग है भारत सरकार को नहीं कर सकता है कि हम विदेश में जितने भी लोग हमारे भारत के हैं हम उनको बनाएंगे निर्वाचन, हम उनको करवाएंगे वोटिंग? नहीं। अरे जो लोग जा रहे हैं आपको तो पता तो है ना कौन जा रहा है यहाँ से, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी की वजह से वहां भागे हैं और वर्तमान सरकार को वोटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए बिजली की बात नहीं कर रहा मैं, जो अन्य सरकार भी थी उनकी भी बात करता मैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। कम से कम इतना तो ख्याल करिए उन लोगों का। तो फॉर्म 6 के तहत प्रॉक्सी वोट देने का अधिकार है, ठीक है, समझा गया? समझा गया ना? तो भारत जो है 1998 में जब परमाणु बम परीक्षण किया था, ठीक है, तो इन्हीं लोगों ने बहुत साथ दिया था, ठीक है। हमारे देश की इकोनॉमी में बचाने का काम इन्होंने किया था, हमारी इकोनॉमी डूब जाती, तभी तो आज तक हमारे भारत में आर्टिकल 360 का प्रयोग नहीं हुआ, जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, जिन्हें हम वित्तीय आपात कहते हैं। आज तक कभी भारत में प्रयोग नहीं हुआ। 1991 में 15 दिन का सिर्फ बचा था हमारे पास, नहीं हमने वित्तीय आपातकाल लगाया, ठीक है। तो ये जो है एनआरआई जो है हमारे भारत के, मान के चलिए तो भगवान टाइप के लोग हैं, ठीक है, समझा गया? तो ये है एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, अप्रवासी भारतीय नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं, क्या करने के लिए? पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए। कितने दिनों के लिए? 6 महीने से ज्यादा के लिए। समझा गया? समझ में आया? ये थे आपके एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, समझा गया? आइए दूसरे और विदेश में लोग रह रहे हैं उनको क्या कहेंगे? तो ये लोग हैं PIO, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति। अब इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति हमारा संविधान लागू होने के समय से अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत की किसी भूमि के अंतर्गत वो रहा है, ठीक है, लेकिन वो वर्तमान समय में विदेश में है। कहाँ है? विदेश में है, ठीक है, तो उनको हम कहेंगे भारतीय मूल के, उनके बच्चों को कहेंगे भारतीय मूल के, उनके बच्चे के बच्चे को कहेंगे भारतीय मूल के, ठीक है, उनके पोता पोती नाता नातिन को सबको क्या कहेंगे? भारतीय मूल के। कल्पना चावला को आप जानते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं भारतीय मूल की महिला, ठीक है।
ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जानते हैं उन्हें हम कहते हैं भारतीय मूल के। उन्हीं की पत्नी है ना सुधा, नहीं उनकी पत्नी के पता नहीं क्या नाम है, हमको नहीं पता है। अरे सुधा मूर्ति जो है ना, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति, जिन्होंने अभी बोला था कि नहीं 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ता में, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्हीं की लड़की है, उन्हीं की लड़की की शादी हुई है ऋषि सुनक से, ठीक है। तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, भारतीय मूल के। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, कहाँ की, अमेरिका के, हम उन्हें बोलते हैं भारतीय मूल के। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो हमारे भारत के नागरिक थे, हमारे भारत के 1965-35 के शासन, भारत शासन अधिनियम के तहत किसी न किसी भूभाग पर थे, ठीक है, भूभाग पर थे। तो उनको जो है हम नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किए कि हम उन्हें क्या कहेंगे। तो जो लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय भूभाग पर थे, हम उन्हें PIO कहेंगे। लेकिन वो वर्तमान में कहाँ है, विदेश में, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, PIO भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति हम उन्हें कहेंगे, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। अब इन्हें क्या है, अगर ये जो है, ठीक है, ये जो PIO के कार्ड धारक हैं, ये जो लोग PIO के लोग हैं, इनको जो है क्या है, भारत में लगातार 15 वर्षों तक वीजा फ्री आने का अधिकार था। लगातार 15 वर्षों तक वीजा फ्री आने का अधिकार था, ठीक है। अब ये तो भारतीय मूल के हो गए, तो इनके लिए जो है हमने एक PIO कार्ड बनाया, PIO कार्ड, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल कार्ड बनाया, ठीक है। हमने कहा कि जिन व्यक्ति के पास ये अधिकार है, जो व्यक्ति इस अधिकार के तहत आएंगे, उनको जो है 15 वर्षों तक, जिनके पास ये PIO कार्ड होगा, उनको जो है 15 वर्षों तक लगातार भारत में वीजा फ्री आने का अधिकार है, ठीक है। लगातार 15 वर्षों तक वीजा फ्री आने का अधिकार है, ठीक है। होता क्या था, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको जो है पहले FRRO, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इनको जो है हर 6 महीने पे क्या करना था, पुलिस स्टेशन में बताना रहता था कि देखिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है। हर 6 महीने पे जो है, अगर ये भारत में आते थे PIO लोग, तो इनको बताना पड़ता था, देखिए हम यहाँ पे हैं, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते थे लोग। ये बताया गया था कि आप करिए पुलिस को इन्फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर ये कार्ड इनके पास हो गया, ठीक है, तो FRRO में जो है नहीं कराना है रजिस्ट्रेशन, नहीं बताना है, ठीक है। तो भारतीय मूल के जो लोग हैं, ठीक है, भारतीय मूल के जो लोग हैं, PIO कार्ड धारक हैं, उनके पास अधिकार है कि 15 वर्षों तक वीजा फ्री आ सकते हैं। FRRO में जो है वो जो है रजिस्ट्रेशन है उनको नहीं कराना होगा, ठीक है। भारतीय मूल के जो लोग हैं, समझ रहा है चीज, ठीक। अगर ये यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, ठीक है, भारत के पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं, तो बिना भारत की अनुमति से ये उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। बिना भारत की अनुमति से ये उस पर्वत पे नहीं चढ़ पाएंगे। समझा रहा है चीज, क्या करेंगे, सब्जी वाले भैया हैं, हम सब्जी वगैरह हम लेते रहते हैं अक्सर ना, तो बुला देते हैं, ठीक है। तो पर्वतारोही, ठीक है, अगर आपको पर्वत पे चढ़ना है, ठीक है, पर्वत पे चढ़ना है, तो आप जो है क्या करेंगे, भारत सरकार से अनुमति लेंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या करेंगे, जो पर्वतारोही लोग हैं, ये जो है बिना अनुमति के नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है, आप ये जो देख रहे हैं, ये जो भारत के जो लोग हैं, अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 में, ठीक है। जो PIO कार्ड है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 में, ठीक है। पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, ये कार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 में, ठीक है। इनको भी जो NRI, नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, NRI की तरह इनका भी जो है ख्याल रखा जाता है, ठीक है। लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे अभी पीछे आपको बताया है कि NRI लोगों को वोट डालने का अधिकार प्रॉक्सी वोट के तहत दिया गया है, ठीक है, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये भारत में जमीन नहीं खरीद सकते हैं भारत में, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो ये भारत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझा क्या। तो ये है भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संविधान लागू होने के समय
भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये अगर भारत के भूभाग के अंतर्गत आते हों, लेकिन वर्तमान समय में विदेश में हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, दादा नानी नाना पोती पोता जो हैं, ये सब लोग भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक हो गए एनआरआई, एक हो गए पीआईओ। ठीक है, भारत सरकार ने फिर एक चीज लाया, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। ठीक है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है किससे? पीआईओ से, पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। हमने जो है इसमें दोहरी नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किया, दोहरी नागरिकता देने से संबंधी प्रावधान किया। किसमें? ओसीआई में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिक, यानी हमारे देश से दूर जो समुद्र के पार हो, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो ये जो लोग समुद्र के पार पीछे पीछे भाग के गई थी उसके पास, ठीक है ना, जो उसके पास पीछे पीछे भाग के गई थी ना, वो जो है उसको नागरिकता कैसी दी जाएगी? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, समुद्र पारी भारतीय नागरिक द्वारा। ठीक, और अगर कोई विदेश का व्यक्ति भी नागरिकता लेना चाहेगा तो वो ओसीआई के द्वारा लेगा, या अगर कोई छूट दिया जाएगा तो उसको ओसीआई के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनके लिए भी यही नियम है कि अगर ये इनके जो बच्चे वगैरह हैं, ठीक है, इनके जो बच्चे वगैरह हैं वो जो है कम से कम, इनके जो बच्चे हैं, ठीक, और जो लोग पहले भारत में रहे हैं, जो पीआईओ के लिए भाषा का प्रयोग हुआ है यही इनके लिए भी होगा। अब पीआईओ के लिए क्या प्रयोग हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ये आते हो। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत आते हो, जब से संविधान लागू हुआ, ठीक है, वो किसी भूभाग में रहे हो। ठीक, और ये जो ओसीआई वाला जो है, ये वाला सिस्टम किसे नहीं मिलेगा? तो ये मिलेगा पाकिस्तान को नहीं, ये मिलेगा अफगानिस्तान को नहीं, नेपाल को नहीं मिलेगा, ठीक है, भूटान को नहीं मिलेगा, चाइना को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन 5-6 देशों को, श्रीलंका को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें जो है ओसीआई वाला जो सिस्टम, इनको ना मिलके बाकी अन्य देशों को मिलेगा। ठीक है, इनको ना मिलके बाकी अन्य देशों को मिलेगा। ये भी पीआईओ जैसा ही है। ठीक है, पीआईओ जैसा ही है। ठीक है, पीआईओ से बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन इसे 2005 में लाया गया। ठीक है, सारे साथ इनका भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे क्या है कि पीआईओ में जो छूट दी गई थी ना, जैसे जैसे छूट दी गई थी, ये अभी भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, और सारा झाल झमेला जो किया जा रहा है सिर्फ इकोनॉमी के लिए। ठीक है, किस चीज के लिए? इकोनॉमी के लिए। हम चाह रहे हैं पैसा कमाना। हम अगर इनको ओसीआई कार्ड देंगे तो विदेश से जब हमारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ हवाई जहाज बैठ के आएंगे। ठीक है, हम पैसा लेंगे, हमारे टूरिज्म पे आएंगे। ठीक है, हम उससे पैसा लेंगे, हमारे यहाँ खाना खाएंगे, उससे पैसा लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब क्यों दिया जा रहा है बढ़ावा? अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ये खुश रहेंगे। ठीक है, खुश होकर कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए करेंगे। ठीक, तो ये ओसीआई भी जस्ट लाइक पीआईओ जैसा ही है। ठीक है, तो पीआईओ और ओसीआई को जो है मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, इनको मर्ज करके अब बना दिया गया है ओसीआई सिर्फ। ठीक है, क्या बना दिया गया है? ओसीआई कार्ड धारक। ठीक है, समझ में आ गया? ओसीआई कार्ड धारक जो है बना दिया गया है। ठीक है ना, समझ में आया? क्या बना दिया गया है? ओसीआई कार्ड धारक। ठीक, तो पीआईओ, ओसीआई, एनआरआई समझ में आया? ठीक है, जो समुद्री पारी नागरिक हैं उनको हम दोहरी नागरिकता देंगे, कैसे? ओसीआई द्वारा। ठीक है, उन्हें भी नागरिकता देने संबंधी प्रावधान है। ठीक, पीआईओ है पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के हैं। ठीक, एनआरआई हैं, ये जितने भी लोग हैं यही हैं विदेश के लोग जिनको हम ऐसे ऐसे नागरिकता देते हैं या ऐसे ऐसे इनके लिए प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो एनआरआई के लिए खैर तो भारत के नागरिक है हैं, लेकिन पीआईओ और ओसीआई भारत के नागरिक नहीं, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। समझा रहा है चीज? ठीक है, समझ में आया? हमें आशा है कि आपको एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई समझ में आया होगा। ठीक है, इतना समझाया, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। ठीक, ये विदेशी लोग, जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनको हम नागरिकता संबंधी प्रावधान बता रहे हैं।
ठीक है, कि हम उनके लिए क्या क्या प्रावधान करेंगे। ठीक, समझा गया। तो हमें आशा है कि हमारे द्वारा जो बताया गया है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में हम आपके साथ। ठीक है, किसके साथ? भारत सरकार ने 2019 में संशोधन किया है। ठीक है, संशोधन करके लाई है एनआरसी, सीएए, ठीक है, एनपीआर। ठीक, इस चीज को भारत सरकार लाई है। हम अगले क्लास में इसी के साथ मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, समझ में आ गया। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, जय हिंद।